बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं अपनी वो एक रूटीन में कर रही थी वीडियोस जो कि ज़रा ज़्यादा छोटे बच्चों की प्रॉब्लम्स और उनकी प्राइमरी जो केयर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि अब ये जो बहुत हार्श विंटर्स चले जा रही हैं और इसमें बच्चों में बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और ज़ाहिर है ये पेरेंट्स के लिए बहुत परेशानी का सबब बन जाता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपनी कंप्लेंट्स ठीक से बता नहीं सकते और एट टाइम्स कफ बड़ी डिस्ट्रेसिंग होती है और फिर पेरेंट्स को भी समझ नहीं आता कि हाउ टू मेक देयर बेबीज़ कंफर्टेबल। तो इसमें मेरा आज प्राइमरीली जो ऑब्जेक्टिव है वो ये कि आपको थोड़ा क्लियर करूं कि ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होती हैं इनकी टाइप्स क्या हैं, इनकी सेवेरिटी को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वेदर और नॉट टू स्टार्ट एन एंटीबायोटिक। व्हाट आर द साइंस जो कि आपको बताएंगे कि बच्चे की कंडीशन अब ऐसी हो गई है कि जिसमें एक तो ये कि आपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है, जल्दी जाना है और उसको शायद एंटीबायोटिक की भी ज़रूरत होगी। बिकॉज आई एम ग्लैड कि अब पेरेंट्स में इतनी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है कि वो अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स को अवॉइड करने की भी कोशिश करते हैं। तो दैट्स अ वेरी हेल्दी ट्रेंड, उसको हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। लेकिन साथ के साथ हमें ये भी अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन सी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे कि एंटीबायोटिक को रोकना आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकता है। सो स्टार्टिंग विद दिस, इसको ब्रॉडली स्पीकिंग ARIs या एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की एक ब्रॉड कैटेगरी है जिसमें कि ये डिफरेंट किस्म की जो बच्चों में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, इनकी मैं आपको एक ब्रॉड सी क्लासिफिकेशन बता देती हूँ जिसमें कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होती हैं और एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होती हैं। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं उसमें क्या क्या शामिल होता है, उसमें कानों का इन्फेक्शन है, जो आम नज़ला ज़ुकाम है जिसमें कि नमूनिया वगैरह नहीं होता, गला ख़राब है जिसको फेरिंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस। तो इस किस्म ये जो जितनी हैं ये आपकी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में आ जाती हैं। इनको फिर आप हर डिज़ीज़ को उसके हिसाब से एवेलुएट करते हैं और इनमें से कुछ ऐसी हैं जिसमें कि आपने एंटीबायोटिक देनी है, कुछ ऐसी हैं कि जिसमें आपने नहीं देनी है। इसमें बेहतर ये होता है कि आपका डॉक्टर लेट द डॉक्टर डिसाइड कि सिचुएशन कैसी है कि जिसमें एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देनी चाहिए कि नहीं। आप अपने ओन पे इस चीज़ को डिसाइड ना करें, क्योंकि बज़ाहिर कई दफ़ा माइल्ड सिम्टम्स भी जो होते हैं वो एक इवॉल्विंग सीरियस कंडीशन को इंडिकेट कर रहे होते हैं। तो डॉक्टर को अपने बच्चे का बेहतर जज होने का मौका दीजिए। उसके बाद फिर जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं उसमें लेरेंजाइटिस, जो बड़े बच्चों में लेरेंजाइटिस और छोटे बच्चों में जैसे उसको क्रूप कहते हैं, ALTB भी उसका दूसरा नाम है। किस किस्म का होता है, आजकल ये काफ़ी कॉमन है, इट्स अ वायरल प्रॉब्लम और ये काफ़ी ज़्यादा बहुत परेशान हो जाते हैं पेरेंट्स उसकी जो सिम्टम्स हैं उसके साथ। लेकिन आप जब डॉक्टर को ले जाके दिखाते हैं तो वो उसके हिसाब से आपको गाइड भी कर देंगे। फिर ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंक्यूलाइटिस है, ये सारी ये जो इनके नामों से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये इंडिकेट कर रहे हैं कि द साइट ऑफ द एयरवेज जो आपके जैसे है ना, ऊपर से शुरू हुआ नाक से नज़ला ज़ुकाम, फिर गला है, फिर थोड़ा सा उससे नीचे जब लोअर डाउन आप चले जाते हैं तो लेरिंग्स है तो लेरिंजाइटिस, फिर आगे वो जो सांस की नालियाँ हो जाती हैं, जो बड़ी वाली सांस की नालियाँ हैं उसका ब्रोंकाइटिस, जो उनसे भी ज़रा आगे छोटी हो जाती हैं वहाँ की इन्फेक्शन अगर हो जाती है जो यूजुअली वायरल होती है तो उसको ब्रोंक्यूलाइटिस कहते हैं। और उसके बाद फिर आखिर में इनके एंड पे जो एयर सैक्स जिनको आप या एल्वुलाई होते हैं तो वहाँ तक इन्फेक्शंस पहुँच जाती है या लंग्स में फैल जाती है तो उसको आप नमोनिया कहते हैं। अब इसी ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में फिर एक जो इसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं जिसमें कि इसको एक उसमें क्लासिफिकेशन में वेरी सिवियर डिजीज़ भी आती है
और ये वो सूरत हाल होती है कि जब इन्फेक्शन, और वो यूजुअली बैक्टीरियल होती है, वो फैल जाती है, उसका खून में भी इन्फेक्शन के जरासीम फैल जाते हैं। और ज़्यादा छोटे बच्चों में ऐसी सूरत हाल में वो सेप्टिसीमिया और उसके साथ गर्दन तोड़ बुखार वगैरह होना, डिज़ीज़ की बहुत सिवेरिटी को एकदम से बढ़ जाने की वो इंडिकेशन होती है। तो इसीलिए आपको जो थोड़ी बहुत इंडिकेशंस अभी बताऊंगी उसके हिसाब से फिर आपने देर नहीं करनी। अगर उनमें से कोई भी अलामात आपके बच्चे में आ रही हैं तो अपने बच्चे को बजाय इसके कि आप डॉक्टर्स को फ़ोन करें और सिम्टम्स बताएं, बहुत बेहतर होता है कि एक विज़िट आप डॉक्टर के पास कर लीजिए, ताकि वो एक टेक्निकल इवैल्यूएशन आपके बच्चे की हो जाती है, जिससे आप उसको वो अंदाज़ा हो सकेगा कि आपका बच्चा अभी घर पे इलाज करा सकता है, उसको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है या फिर उसको हॉस्पिटल में दाखिल होने की ज़रूरत है। क्योंकि वो सिम्टम्स की जो और फिर साइंस हैं, जैसे आपका डॉक्टर आपके बच्चे को चेक करेगा तो उन साइंस से ही, ज़रूरी नहीं है आप ये एक ऐसी सिंपल क्लासिफिकेशन WHO ने बना दी है कि सिंपल उस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे कोई टेस्ट कराए बगैर भी काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है कि इस बच्चे को अभी घर नहीं भेजना, इसको फ़ौरन हॉस्पिटल में दाखिल होने की ज़रूरत है। अब ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं, इनके कॉमन सिम्टम्स होते क्या हैं? अच्छा, इसमें एक चीज़ जो मैं आपको और बताऊं कि ये जो क्लासिफिकेशन जो ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की जो बात करते हैं, ये ज़्यादा हम 5 साल से कम उम्र बच्चों से रिलेटेड है। इसमें भी फिर आगे उसको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया गया है कि पैदाइश से 2 माह की उम्र तक उनमें थोड़ा सा फ़र्क साइंस और सिम्टम्स की वो होती है, एक सीक्वेंस होती है, और फिर 2 माह से लेके 5 साल की उम्र तक, ठीक है। लेकिन होती ये सारी, ये जो जितनी भी ये डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, ये 5 साल की उम्र तक के बच्चों पे ये ज़्यादा ये वाली जो अलामात हैं, जिनको कह सकते हैं, ये उन पे अप्लाई करती हैं। अब कॉमन सिम्टम्स होते क्या हैं इसमें? बच्चे को जब ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो रही हैं, स्टार्ट अगर अपर रेस्पिरेटरी है तो हो सकता है सिंपली उसका नज़ला, नाक बहना शुरू हो जाता है, या हल्की फुल्की खांसी हो सकती है, छींके साथ मारना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे फिर डिज़ीज़ की खुदा न खास्ता सिवेरिटी बढ़ती जाती है तो उसके साथ और क्या क्या अलामात आ सकती हैं? सांस की रफ़्तार तेज़ हो जाना, ये एक सीरियस अलामत होती है। इसकी मैं भी आपको बता दूंगी, थोड़ा सा वो तो जजमेंट, एक रफसी जजमेंट आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। ये जैसे उम्र के हिसाब से क्लासिफिकेशन है, मैं भी आपको बता दी हूँ कि उसको आपने किसके बाद आपने परेशान होना है और अपने बच्चे को डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है आपने। फिर बच्चा अगर अपनी फ़ीड डिक्रीज़ कर देता है, फ़ीड की अगर 50% रिडक्शन होगी है फ़ीड में, या वो फ़ीड बिल्कुल लेने से ही इनकारी हो रहा है, तो ये भी एक बुरी अलामत है। फिर अगर सांस के साथ बहुत ज़्यादा शोर आने लग जाता है, एक सांस के साथ आवाज़ ज़्यादा आने लग जाती है, सांस लेने के साथ, जिसको स्ट्राइडर कहते हैं, ये सांस, आपने बच्चे ने अंदर सांस खींचा और उसके साथ एक आवाज़ आती है ज़ोर की, तो वो भी स्पेशली बच्चे को और कोई मसला नहीं है, लेकिन और ना खांस रहा है, ना रो रहा है, ना कुछ और है, लेकिन सांस के साथ ये शोर आ रहा है, जिसको स्ट्राइडर इन अ काम चाइल्ड कहते हैं। उसके अलावा ये है कि उसकी एक वो, जैसे पेरेंट्स को जैसे मैं समझाती हूँ कि अगर सांस जब वो बाहर निकालता है तो उसके साथ अगर सीटी की आवाज़ आती है, जिसको आम ज़बान में वीजिंग कहते हैं, तो अगर वीजिंग हो रही है तो वो भी इंडिकेट कर रहा है कि बच्चे की चेस्ट में या सांस की नालियों में इन्फेक्शन फैल रहा है। फिर अगर बच्चा बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग करने लग जाता है, जैसे ना कि फ़ीड ले नहीं रहा या फ़ीड कम ले रहा है, और उसके साथ अगर वो बार बार उल्टियाँ कर रहा है, ये सांस जब लेता है तो उसके साथ करके आवाज़, इसकी ग्रंटिंग कहते हैं, इस किस्म की आवाज़ अगर ज़्यादा आने लग जाती है। बच्चे का अगर रंग नीला पड़ता है, आप ये देखें ना, जैसे उसको ब्लू डिस्कलरेशन कहते हैं या साइनोसिस कहते हैं, और सर्दी के साथ तो ये नाखून वाखून नीले पड़ते हैं। लेकिन अगर जैसे मुंह के अंदर से नीला हो रहा है तो वो एक अच्छी अलामत नहीं होती है, या आपको लगे कि हाँ जी इसके लिप्स के इर्द गिर्द और ज़बान और ये इनका रंग नीला हो रहा है, तो उसका मतलब ये है कि खून में ऑक्सीजन की मिकदार, जिसे ऑक्सीजन सैचुरेशन कहते हैं, कोविड के बाद सब लोगों को SpO2 का काफ़ी अंदाज़ा हो चुका हुआ है, तो वो कम हो रही है, और ये फिर एक ख़तरनाक अलामत होती है। ऐसी सूरत में बच्चे को फ़ौरन हस्पताल ले जाने की ज़रूरत होती है।
फिर उसके बाद ये कि अगर बच्चा ड्राउजी है, बहुत स्लीपी है, उसको उठाने में भी आपको दिक्कत हो रही है, वो फीड लेने के लिए भी नहीं उठता है, उसको नींद बहुत ज़्यादा ड्राउजीनेस रहती है, या खुदा न खास्ता बच्चे को कोई फिट्स या कन्वल्जन्स वगैरह होने लग जाते हैं। तो ये सारी की सारी ये जितनी भी मैंने आपको अलामात बताई हैं, ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के साथ ये सब हो सकती हैं। इनमें से कुछ कम्बिनेशन में आएंगी, कुछ हो सकता है सिर्फ एक दो ही हों, और कुछ होता है कि रैपिडली एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक रैपिडली प्रोग्रेस कर रही होती हैं। तो उसके हिसाब से आपने अपना रिस्पॉन्स भी, अगर तो सिंपल नज़ला ज़ुकाम ही है तो ठीक है, आप घर में घर की होम रेमेडीज़ ट्राई कर सकते हैं, जैसे घर के टोटके हैं ना, ने कहवा दे दिया, यखनी दे दिया, सादे पानी की भाप दे दी। लेकिन अगर अब वो बच्चे की अलामात आपको लगता है कि तेज़ी से बिगड़ रही हैं, तो फिर उस सूरत में घर पे ज़्यादा इंतज़ार मत कीजिए। अस्पताल 24 घंटे खुले हुए होते हैं, आप इसमें ये इंतज़ार मत कीजिए कि नहीं इसका तो वो फ़लाँ डॉक्टर है और मैंने उसको ही जाके दिखाना है। उस वक्त आपके बच्चे को मेडिकल केयर की ज़रूरत है। तो जो आपका करीब तरीन जो हॉस्पिटल की कोई इमरजेंसी है, आप अपने बच्चे को ले जाके, क्योंकि छोटे बच्चों में रिज़र्व बहुत कम होता है, तो अगर आप सुबह होने का इंतज़ार करेंगे तो हो सकता है आपके बच्चे के लिए बहुत देर हो जाए। तो अगर बच्चे में ये जो मैं आपको बुरी अलामात, मैं आपको डेंजर साइंस जिनको कहते हैं, मैं एक दफ़ा आपको भी दोबारा भी बताऊंगी, तो इनमें से अगर आपको कोई भी अलामत नज़र आती है तो आपने अपने बच्चे को फ़ौरन अस्पताल लेके जाना है, वरना आप डॉक्टर के पास जाके अपना उसका रूटीन का एक चेकअप करवा सकते हैं और मशवरा उसके हिसाब से ले सकते हैं। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको डिफरेंट सिम्टम्स बताए, इनको एक एक करके ले लेते हैं। अब स्पेशली जैसे रिफ्यूज़ल टू फीड या डिक्रीज फीडिंग होती है, जब नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह हुआ होता है तो बच्चे को, और नाक ख़ास तौर पे जब बंद होता है, तो बच्चे को वैसे ही फीड लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही होती है। उसमें फिर आपने ये देखना है, ये जज करना है कि आया नाक बंद होने की वजह से बच्चे को फीड लेने में मुश्किल हो रही है, या वाकई उसकी एपेटाइट इतनी कम हो गई है। तो उसका तरीका क्या है कि उसका नाक वाक अच्छी तरह से खोलें, ड्रॉप्स डालें, मसाज करें, नाक खुल जाता है जब, उसके बाद फ़ीड कराएं। तो अगर बच्चा ठीक से फ़ीड लेने लग जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसको जो फ़ीड लेने में दिक्कत हो रही थी वो नाक बंद होने की वजह से थी। लेकिन अगर आपने ये सब कुछ कर लिया और उसके बाद भी रिफ्यूज़ल टू अगर फ़ीड है, या वो बहुत थोड़ी सी फ़ीड ले रहा है, तो दैट मीन्स कि बच्चे को जेन्युइनली उसकी एपेटाइट बहुत कम हो गई है, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। फिर जो दूसरा मैंने आपको एक अलामत बताई थी फास्ट ब्रीदिंग की। अब ये होता है रेस्पिरेटरी रेट। फास्ट ब्रीदिंग हम उसको कहते हैं, इसका जो टेक्निकल नाम है उसको टिकिपनिया कहते हैं। इसको आप पूरे 1 मिनट में काउंट करते हैं। इसके बेहतर ये होता है कि एक आदमी टाइम कर ले और एक जो है वो उसको काउंट कर ले। और ये ऊपर से काउंट करना थोड़ा सा बेहतर ही है, कमरे में अंदर ही बच्चे का आप अगर थोड़ी सी शर्ट वगैरह ऊपर उठा के देख लें, इसमें एक कट ऑफ पॉइंट आता है एज के हिसाब से। अब जैसे मैंने बताया था कि हमने इसको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया है, 0 to 2 months और फिर 2 months to 5 years। तो फास्ट ब्रीदिंग के लिए इसको आप 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। 0 to 2 months 60 ब्रेथ्स पर मिनट। अगर 60 से नीचे है तो फास्ट ब्रीदिंग नहीं है, लेकिन अगर 60 या उससे ऊपर है तो ये फास्ट ब्रीदिंग है। तो दिस इज़ वन ऑफ द साइंस कि आपके बच्चे को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। अब 2 माह से 1 साल की उम्र तक अगर यही रेट 50 या उससे ऊपर है तो ये फास्ट ब्रीदिंग है, और फिर 1 साल से 5 साल की एज तक यही अगर रेट ऑफ ब्रीदिंग 40 या उससे ऊपर है तो ये फास्ट ब्रीदिंग है। ठीक है, तो इस बच्चे को टिकिपनिया है। दिस इज़ वन ऑफ द बैड साइंस। ये हो गया। अच्छा, फिर खांसी की जो मैंने आपसे बात की थी। अब खांसी, याद रखिए, खांसी बच्चों में बहुत सारी वजूहात की वजह से होती है ना, और यूजुअली कोई चीज़ एयरवेज़ को, या आपके एयरवेज़, अपर एयरवेज़ से लेके नीचे तक आपके कोई चीज़ इरिटेट कर रही है तो उससे खांसी होगी। कफ बेसिकली तो एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है ना, कि कोई इरिटेट हो रही है तो खांसी होएगी ताकि उसको बाहर निकाल सकें। इसीलिए बहुत ज़्यादा कफ रेमेडीज़ रिकमेंडेड भी नहीं है।
उनके अपने मसाइल होते हैं। आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर ज़्यादा कफ़ रेमेडीज़ इस्तेमाल मत कीजिए। और फिर कफ़ में आपने ये देखना है कि कफ़ किस किस्म की है। खुश्क खांसी होती है या वो रेशे वाली खांसी लगती है, जैसे खड़खड़ करती खांसी है, वेट कफ़ जिसको कहते हैं। ड्राई कफ़ है या वेट कफ़ है। फिर कफ़ किस तरह आती है, थोड़ी थोड़ी खांसी होती है या वो बाउट्स की शक्ल में आती है, लगातार खांसी होती जाती है, उसके बाद बच्चा कई दफ़ा वॉमिट भी कर देता है, दिन में ज़्यादा होती है या रात में ज़्यादा होती है। ये आपको सारी अलामात इसलिए बता रही हूँ कि इनको थोड़ा नोट करने का फ़ायदा ये होता है कि आप फिर अपने बच्चे के डॉक्टर को जाके बता सकते हैं। उससे डॉक्टर को असेस करने में आसानी होगी, क्योंकि डिफरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में डिफरेंट किस्म की खांसी होती है। तो फिर ज़ाहिर है उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना उस लिहाज से आसान हो जाता है। फिर मैंने आपसे बात की थी नॉइज़ी ब्रीदिंग की या स्ट्राइडर की बात की थी कि बच्चे ने जैसे सांस लिया और उसके साथ आवाज़ आई। अब ये स्ट्राइडर, इसका मतलब ये है कि अगर सांस लेने के साथ आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब है कि उसमें कहीं कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है। अब अगर एक्सक्यूज़ स्ट्राइडर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि खुदा न खास्ता ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा सीवियर है, सीरियस है, तो आपको जल्दी डॉक्टर के पास जाना है। और इसी तरह वीजिंग, अगर वीजिंग भी बहुत लाउड वीजिंग हो रही है, वीजिंग लोअर आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें ऑब्स्ट्रक्शन को इंडिकेट करती है। अब ये ऑब्स्ट्रक्शंस किस वजह से हो सकती है, जैसे सांस की जो नालियाँ होती हैं जो बड़ी वाली होती हैं उनमें मसल्स होते हैं, वो मसल का स्पेज़म हो सकता है, उसकी जो लाइनिंग है उसकी थोड़ी बहुत स्वेलिंग हो सकती है, या उसके अंदर सिक्रीशंस इकट्ठी हो सकती हैं। तो ये मुख्तलिफ उसकी वजूहात हैं जिसकी वजह से वो जो एक सांस की नाली है उसका कैलिबर छोटा हो जाता है ना। तो एक बड़ी नाली में से जब हवा गुजरती है तो उसका शोर नहीं आता, लेकिन अगर वही नाली तंग हो जाती है तो उसमें से जब हवा गुजरेगी तो उसकी आवाज़ आएगी जिसको वीजिंग कहते हैं। जैसे मैं पेरेंट्स को कहती हूँ कि सीटी की सी आवाज़ आती है, कई पेरेंट्स खुद आके बताते हैं कि जी उसको सांस के साथ सीटी आती है। वॉमिटिंग भी फिर उसी तरह की एक सिम्टम है, रिपीटेड वॉमिटिंग। अगर बहुत बार बार वॉमिटिंग हो रही है तो दैट मीन्स योर चाइल्ड इज़ क्वाइट सिक एंड नीड्स टू बी इवेलुएटेड बाय द डॉक्टर। अच्छा, फिर ब्लू कलरेशन के बारे में मैं आपको बता दिया। साइनोसिस का मतलब ये है कि ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा है, इन्फेक्शन की नोयत शायद ज़्यादा है और आपके बच्चे को इवेलुएट जल्दी होने की ज़रूरत है। ग्रंटिंग, जैसे कहते हैं अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ग्रंटिंग का मतलब ये होता है कि बच्चे को सांस लेने में एफ़र्ट करनी पड़ रही है, उसको ज़ोर लगाना पड़ रहा है, उसको जितना अंदर सांस ले जाने के लिए जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट सांस की या ऑक्सीजन की अंदर ले जाने की ज़रूरत है वो करने के लिए उसको एफ़र्ट, जैसे वर्क ऑफ ब्रीदिंग जो होता है जब ज़्यादा हो जाता है तो बच्चे ज़ोर लगाते हैं और ग्रंट करते हैं। देखिए ना, कोई बहुत ज़ोर लगा के काम कर रहा हो तो वो भी आवाज़ निकालते हैं। तो बच्चे को जब सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है या तकलीफ़ हो रही होती है तो वो ग्रंटिंग होती है। और अगर बच्चा सांस के साथ उसको ग्रंटिंग हो रही है या आवाज़ ज़्यादा उसको बार बार निकाल रहे हैं तो दैट मीन्स कि उसकी इन्फेक्शन की नोयत जो है वो सीरियस है और आपको जल्दी हस्पताल जाना है। बच्चे को अगर बहुत ज़्यादा ड्राउजीनेस हो रही है, उसको उठाना मुश्किल हो रहा है, वो फीड के लिए नहीं उठ रहा, बहुत ज़्यादा सो रहा है, जगाना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, ये फिर अगेन सीरियस अलामत है। और इसी तरह अगर खुदा न खास्ता फिट्स पड़ रहे हैं तो जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर इन्फेक्शन ज़्यादा फैल रही है तो उसके साथ गर्दन तोड़ बुखार होने का भी ख़तरा हो सकता है। तो अगर ऐसी कोई सूरत हाल है तो ये अगेन इंडिकेशन है कि बच्चे को आपने सीरियस कंडीशन हो रही है, बच्चे को हस्पताल ले जाएं। अब मेरा ख़्याल है कि इसमें मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करती हूँ ताकि आप इतनी इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह से ज़रा असिमिलेट कर लें, जज्ब कर लें और आप अपने बच्चे को उसके हिसाब से जज कर सकें। अननेसेसरी डिले एडवाइस लेने में मत लगाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको बताऊंगी कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, किन बच्चों में आपको ज़्यादा एहतियात, जिनमें ये चांसेस प्रॉब्लम होने के ज़्यादा हैं, और फिर आगे आपने इसको मैनेज कैसे करना है और प्रिवेंट कैसे करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।